नमस्कार। आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्र की ओर से मैं स्वामी मैत्रेय आप सभी लोगों का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहला तो गुरु पूर्णिमा आज के इस शुभ अवसर पर, और चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आज आप सब लोगों के सामने आया। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रयास किए हैं, आप सभी जानते हैं। मैंने स्वयं 700 के ऊपर कोरोना के पेशेंट ठीक किए थे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सिंगल रुपीस फीस से, और उसमें ऐसे भी क्रिटिकल पेशेंट थे जो चल भी नहीं पा रहे थे, जिसका ऑक्सीजन लेवल 40 के नीचे काउंट हो रहा था। ऐसे लोग भी हमने ठीक किए बिना एनी मेडिसिन, एक भी कोई एंटीबायोटिक दवाई हमने नहीं दी, सिर्फ फूड थेरेपी से। शुरू में जब कोरोना की चर्चा शुरू हुई थी, चाइना में जो कुछ भी हो रहा था उसका आप न्यूज़ चैनल पर देख ही रहे थे, तो ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है, इसकी आशंका मैंने उस समय भी की थी जब लॉकडाउन भी शुरू नहीं हुआ था। लॉकडाउन की चर्चा भी नहीं हो रही थी, तभी मैंने साधारण ये अनुमान लगाया था कि आगे क्या हो सकता है, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। लॉकडाउन के वजह से कितने लोगों के रोजगार गए, कितना नुकसान हुआ है व्यापारियों का, और आर्थिक स्तर पर देश की क्या स्थिति है, आप सब जानते हैं। पहले तो एक डर का माहौल पैदा किया गया। ये सब ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फिल्म चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, इसके कौन से घटना, कौन सी बातें एक कॉर्पोरेट प्लान की तरह इस पर बहुत अभ्यास किया गया, और बाद में एक एक करके ये एपिसोड आप लोगों के सामने आता गया। अभी इसके कई सारे सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि शायद ये सोची समझी साजिश हो। आज मैं खास इसलिए आया हूँ कि पहले तो ये बात हुई थी कि पहले कोरोना कितना भयंकर है, कैसा भयंकर है, इसकी चर्चा एडवांस में की गई।
WHO ने जो प्रोटोकॉल जारी किया वो भी गलत था। इसको महामारी मानना ये भी गलत था कि ये साधारण फ्लू जैसी बीमारी है, जैसे आम सर्दी खांसी हो जाती, साल में 1-2 बार हर व्यक्ति इससे गुजरता है। मगर इस बार कोरोना का जो ऐसा लेबल चढ़ाया गया, ऐसा डर बिताया गया, ऐसी भयानक स्थिति बताई गई, ऐसी कोई भयंकर बीमारी आ गई हो, और वो डर का माहौल फैलाने के लिए हमारी सारी मीडिया, हमारे न्यूज़पेपर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, सब जगह पे एक ही बात चल रही थी। देखो, जो बात गलत है वो तो गलत है, चाहे हजारों की संख्या में लोग कहते हो, लाखों की करोड़ों की भीड़ में कोई बात चल रही हो। बात कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात सच है या झूठ, उसका तथ्य क्या है, उसकी गहराई तक पहुंचना जरूरी है। पहले ऐसे ही बताया गया था कि बीमारी भयंकर है, और जो पीपी किट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, ये जो गलत गलत तरीके के प्रोटोकॉल लादे गए हैं, ये पहले लॉकडाउन में, जैसे ही लॉकडाउन उठा तुरंत इसकी संख्या गिरनी शुरू हो गई थी। ये कोरोना की जितने भी पेशेंट थे वो कम होने शुरू हो गए। फिर उन्होंने मास्क कंपलसरी कर दिया, नहीं किया तो जो नहीं लगाया उसको फाइन कर दिया, तो मास्क की वजह से और पेशेंट फिर बढ़ने लगे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी लहर आ गई है, ये वायरस का नया रूप है। पहली तो बात ये समझ ले कि जीवन हमारा शुरू ही वायरस से होता है। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें माँ के दूध में कौन से आवश्यक घटक है जो बच्चों पे के लिए उपयोगी है, उस पर साइंटिस्ट खोजबीन कर रहे थे। तो उन्होंने बाकी सब चीज़ पाया तो दूध में पानी है, प्रोटीन है और अलग अलग तत्व जो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। मगर एक कंटेंट ऐसा भी उनको मिला था जिसको ये पता नहीं कर पा रहे थे कि इसकी क्या आवश्यकता है। प्रकृति ने ये इस माँ के दूध में इसको क्यों निर्मित किया है, क्योंकि उसको बच्चा पचा भी नहीं पा रहा था। कोई बच्चा उसको पचा नहीं सकता था, मगर वो कंटेंट था। मगर इसका उपयोग क्या था? जब ये बच्चा पचा ही नहीं पा रहा तो प्रकृति ने ये जो भी माँ के दूध में ये कंटेंट मिला है, ये इसकी ज़रूरत क्या थी? काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि उसमें भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस मौजूद थे जो पचा न पाने के कारण बच्चों के आंतड़ों में जमा हो जाते थे और वही उसकी सुरक्षा भी करते थे, क्योंकि वो भी गर्भ के सुरक्षित वातावरण से बाहर असुरक्षित जगह पे आ गया, जहाँ पे अनेक जीवाणु है, विषाणु है, वायरस है, ये सब बाहर के जगत में वो आ गया। तो उसके सुरक्षा के लिए कोई वायरस पनपे ना अंदर उसके शरीर के अंदर, तो प्रकृति ने उसकी व्यवस्था पहले ही की। वो जो कंटेंट दूध में मिलता था माँ के, वो कंटेंट जो भी था वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, वो बच्चों के सुरक्षा के लिए था। तो शुरुआत ही हमारी वायरस से होती है। अनेक बैक्टीरिया, अनेक वायरस जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है,
हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और ये जो सर्दी जुकाम जो भी है वो आम बीमारी है, और हर बारिश के सीज़न में तो कई बार बच्चे इससे गुजरते हैं, बड़े बूढ़े इस बीमारी से गुजरते हैं। ये आम बीमारी थी, मगर उसको एक नया लेबल लगा के जो पेश किया गया कि एक भयंकर महामारी आई है और जो लाखों लोग मर रहे हैं, इस तरह से उसको चित्रित किया गया, इस तरह से उसको हैमर किया गया मीडिया के ज़रिए, अलग अलग न्यूज़पेपर के ज़रिए, अलग अलग देशों में जो भी कुछ चल रहा था। ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा था ये जैसे कि कोई सोची समझी साजिश के तहत, ये सब प्लानिंग के तहत एक एक किस्से, एक एक घटनाएं दिखाई जा रही हैं। तो पहले तो जो प्रोटोकॉल था वो गलत था। गलत प्रोटोकॉल से, गलत ट्रीटमेंट से फिर बीमारी बढ़ती गई, बीमार मरता गया, उसको भी कोरोना डेथ के नाम से उस बीमारी में गिना जाने लगा, उस मौत को कोरोना की मौत बताई जाने लगी। तो ये सब आप देख चुके हो। तो पहले जब बताया गया था पहली बीमारी लस आने के साथ ख़त्म हो जाएगी, आपको खाली इंतज़ार करना है वैक्सीन बनने तक, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद कोई डर नहीं रहेगा। फिर वैक्सीन आया, वैक्सीन आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, मौतें वैसे ही हो रही थी। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग एक एक दो दो टीका लगा के भी लोग मर रहे थे। तो वैक्सीन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहली तो बात, क्योंकि वही कह रहे कि ये जो भी वायरस है, ये ही नहीं, कोई भी वायरस है, वो अपना रूप, अपना रंग, अपना आकार, अपना सब बदलते रहता है। उसका जो भी रंग रूप आकार है, उसका प्रभाव है, ये धीरे धीरे बदलते रहता है। आप मच्छर लीजिए, खटमल लीजिए, कॉकरोच लीजिए, उस पर जो भी दवाई बनती है, धीरे धीरे नया जनरेशन जो उनका पैदा होता है, उन पे वो असर नहीं करती। तो ये जो कोरोना वायरस का पहला दूसरी जो लहर आई थी, आप इतने डरे नहीं थे उस समय। पहले जितना डर पैदा गया था, उतना दूसरी लहर पे आप डरे नहीं थे। और एक बात मुझे उस समय पता चली कि जब ये असली इसकी जड़, इसके जो आरटीपीसीआर टेस्ट जो किया जाता था, ये मूल इस बीमारी की जड़ इसी में है। और ये कितना गलत है, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। मगर एक नया शब्द ईजाद किया उस समय कि साइलेंस किलर, मतलब जिनको खांसी नहीं है, जिनको वो लक्षण नहीं है जो कोरोना के है, फिर भी वो बीमार वायरस साथ में लेकर घूम सकते हैं। ये साइलेंस किलर बोल के इनको नाम दिया गया। और फिर एक एक चीज़ आपको थोपी गई कि आपको मास्क कंपलसरी है, आपने मास्क पहनना ही है। और मास्क पहनने से कितनी बीमारियां और नए पैदा हो रही, इनको पता भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। जो सांस तुम ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अंदर ले रहे हो, वो मास्क पहन ले हो। एक तो मास्क जो है वो वायरस इतना नैनोमीटर की गिनती में इतना सूक्ष्म रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ेगा उसको, अगर देखना हो तो कोई भी मास्क ऐसा नहीं है कि उससे वो आर पार नहीं जा सकता।
और बारिश के सीज़न में तो और भी खतरनाक है। अगर तुम बारिश में मास्क पहन के घूम रहे हो तो मास्क गीला हो जाएगा, वो सांस ले रहे हो वही छोड़ रहे हो, वही फिर भीतर ले रहे हो। इससे तुम्हारी जो लंग की कैपेसिटी है वो कमज़ोर होती जाएगी। ये तुम्हारे लंग को कमज़ोर करने का तरीका है। और जो लोग प्राणायाम करते हो थोड़ा बहुत तो चला लेंगे, जो प्राणायाम नहीं करते हैं उनका लंग, उनके फुफ्फुस जो है वो इस मास्क लगा लगा के और कमज़ोर होते जाएंगे, उनकी क्षमता कम क्षीण होती जाएंगी। तो पहले बार जो प्रोटोकॉल था वो गलत था, गलत प्रोटोकॉल, गलत इलाज की वजह से लोग मर रहे थे, मगर उसको हमने कोरोना डेथ के नाम से सब जगह पे स्वीकार किया गया। उस तरह से नियम बनाए गए। अब एक और नई चीज़ चल रही है इनकी, और वो कह रहे कि तीसरी लहर आने वाली है। तो पता नहीं है ये वायरस पहले इंटीमेन देकर आता है, पहले आया था 40-45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन पे असर करेगा, फिर दूसरी लहर कहा कि अभी ये जवानों पे अटैक करेगा, अब ये तीसरी लहर का चर्चा चल रही है, तीसरी लहर आने वाली है। और इस तहत जो भी वातावरण निर्मित अपेक्षित थी वो कर चुके हैं, उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है उनके तरफ से तो हुई है, मगर क्या इसमें कितनी सच्चाई है? पहली तो बात ये जान लो कि ये वायरस जो है तो बदलते ही रहता है रूप, इसलिए तो वैक्सीन इस पे बनी नहीं और बन नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही तुम वैक्सीन बनाओगे, वो पहले वेरिएंट के लिए था, उसके लिए तुमने बनाया, अब जो दूसरा नया वेरिएंट उसने रूप बदल दिया तो उस पर वो असर नहीं करेगा वो वैक्सीन। तो और कितने वैक्सीन बनाओगे तुम? और ये हजारों करोड़ों अब्जो वायरस है, इसको गिनती भी नहीं की जा सकती है। और कितने वैक्सीनेशन, और दूसरी बात कि वैक्सीनेशन के जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं, जैसे पाश्चिमात्य देशों में तो एक अच्छी बात यह है कि वो लोग इसकी नोंद रखते हैं, किन लोगों ने लिया है, लेने के पहले, लेने के बाद, हर दिन उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या शारीरिक स्तर पे उन पे कुछ असर हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका डाटा रखा जाता है। वैसा भारत में तो कहीं दिख रहा नहीं कि इसको डाटा इसका रखा जा रहा है लेने के बाद। दूसरी बात, बाहर के देशों में अगर आपने वैक्सीनेशन ली है फिर भी अगर आपको कुछ समस्या हुई है उस वैक्सीनेशन के कारण, तो सरकार आपको मदद करती है, सरकार आपको आपका विशिष्ट रकम आपको दी जाती है, उस जो भी नुकसान आपका होता है उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। भारत में ऐसा नहीं है, ना तुम सरकार को ये कंफर्म करते हैं कि आप लो, लेने के बाद कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपका पूरा जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, ऐसा तो नहीं। ना वैक्सीनेशन कंपनी लेती है ना सरकार लेती है, फिर वैक्सीनेशन किस लिए है? और वैक्सीनेशन लेने के बाद अभी लेटेस्ट जो रिसर्च कहता है कि 100 प्रेग्नेंट वुमन को दी गई थी वैक्सीनेशन 21 दिन पहले प्रेगनेंसी के पहले, तो उसमें 100 में से 82 एबॉर्शन हुआ, यानी 100 में गर्भवती महिलाओं में से 82 महिलाएं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था। और मैं जो भी बात
कर रहा हूँ, उसके सब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो ये जो तीसरी लहर के नाम से अभी बच्चों से खेलने की बात चल रही है, बच्चों के जीवन में बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी, और कितना खेलोगे? कुछ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। और इस बार तो बच्चों पे अटैक करने की बात चल रही है, बच्चों को प्रभावित करने की। अब इसकी पूरी साजिश उन्होंने की है, और अगर इसकी साजिश आपको समझना है तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है, बच्चों के इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया है, वो प्रोटोकॉल अगर आप देखोगे तो पता चलेगा ये कितना गलत है। ये जो भी कुछ चल रहा है इसमें बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। ये आम बीमारी को ये वो कोरोना का लेबल लगा देंगे और उसको साधारण खांसी सर्दी जुकाम से उसको न्यूमोनिया में बदल देंगे, और बदले में बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि देखो, कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं, जो भी गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष लेकर उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सच के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ। और बचपन से मेरी आदत रही है कि कोई कुछ भी कहे, जब तक उसको खुद गहराई से सोचो समझो नहीं, उस तथ्यों को गहराई तक जानूं नहीं, मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता। और मैं चाहता हूं कि आप भी ना स्वीकार करें, चाहे मैं कह रहा हूं, चाहे कोई और कह रहा है, चाहे मीडिया कह रही, चाहे और कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं, मगर जो भी कह रहा है उसको सोचो समझो, उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करो। और जब तक खुद उस तथ्य का पता नहीं लगाते हो, उस बात को स्वीकार मत करो। मुझे मीडिया पे बड़ा ही हंसी आती है मीडिया की। ये मीडिया का काम है कि तथ्यों को खोजे, सच क्या है उसको जाने, मगर जो भी मीडिया दिखा रही है, ऐसा लगता है कि वो जो दिखा रही है उसके पैसे उनको मिल रहे मीडिया को। क्योंकि जो विधायक बात है, जो अच्छी चीज़ें हो रही है, जो पेशेंट ठीक हो रहे बिना दवाई के, अभी अहमदनगर ने डॉक्टर BRC ने जो सेंटर खड़ा किया है कोविड का, एकमात्र सेंटर ऐसा है महाराष्ट्र में, अहमदनगर में, जहाँ पे पेशेंट को ना मास्क लगाया जा रहा है, ना उस पे ट्रीटमेंट करने वाले जो है नाइस एक्सपर्ट है वो मास्क लगा रहे हैं। और हजारों 60,000 के ऊपर पेशेंट ठीक हो गए हैं वहाँ पे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी फीस के, मुफ्त वहाँ इलाज चल रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो ये बात बाकी की मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है? लोग मर रहे हैं ये बात दिखा रहे हैं, लोग कैसे तकलीफ में हैं ये बात दिखा रहे हैं, मगर जो अच्छी चीज़ भी चल रही है उस पर लोग, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है उस बात को? अब जो भी वैक्सीनेशन का मैंने कहा कि प्रेग्नेंट वुमन को दिया गया था, और इसमें जो भी डाटा सामने आया है, मीडिया उस पर बात क्यों नहीं कर रही? और अगर पुराने वेरिएंट पे वो वैक्सीनेशन निकली है
तो जो नया वेरिएंट आ रहा है उस पे ये उपयोग में आएगी नहीं। तो वैक्सीनेशन का मतलब ही क्या है? वैक्सीन का क्या मतलब है? जो वायरस है उसी वायरस का एक अंश, उसको ही वैक्सीन बोल के तुम्हारे शरीर में सिरिंज के जरिए भेज दिया जाता है। तो ये काम प्रकृति को करने दो। जो भी नेचुरल प्राकृतिक ढंग से जो वायरस आएगा उसको शरीर देख लेगा। उस हर शरीर के भीतर जो रोग प्रतिकार शक्ति है, उस रोग प्रतिकार शक्ति को, अपने ह्यूमनिटी को कितना शक्तिशाली बनाया जाए, इस पर काम होना चाहिए। और वो किसी मेडिसिन से तो नहीं होगा, ये प्राकृतिक ढंग से थोड़ा सा आहार में थोड़ा सा बदलाव करके हम इस पे कर सकते हैं। मैंने खुद किया है और मैंने इसमें ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो जिन जिन पेशेंट को मैंने ठीक किया था इस फूड थेरेपी के ज़रिए, और तभी मैंने ये पाया कि कुछ ऐसे भी पेशेंट आए थे मुझे जो हॉस्पिटल में गए थे, ट्रीटमेंट लिया था, इलाज लिया, उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया था जो शासनों के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा थोपा गया था। जो भी वो इलाज करके आने के बाद जो कमजोरी आई, उसके बाद में जो उनको तकलीफ हो रही थी, उसको ऐसे भी पेशेंट मेरे पास आए। तो मैंने दोनों में से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पेशेंट कोरोना का आता था वो 3-4 दिन में ठीक होता था, मगर जो हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद गलत ट्रीटमेंट, गलत मेडिसिन, गलत उपचार लेने के बाद जो ठीक होके आ रहे थे बाहर, उनकी जो समस्या थी वो और भी गंभीर थी। उनको ठीक होने के लिए 7 से 15 दिन तक लगते थे उनको फूड थेरेपी द्वारा उनको रिकवर होने के लिए, कि इतना वो केमिकल उनके शरीर पे असर कर चुका था। जो पहली बार आते थे वो ठीक होते थे। और दूसरा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फूड थेरेपी ले रहे थे मगर बीच बीच में बिना बोले, जिन्होंने पैरासीटामोल जैसे कुछ मेडिसिन अपनी मर्जी से ली थी, बुखार कम ज़्यादा हो रहा था तो डर के, हम कंपलसरी पेशेंट के टच में थे। जो भी कोरोना पेशेंट मेरे पास आए थे, हर तरह का सजेशन दिया जा रहा था, हर तरह की गाइड किया जा रहा था कि बुखार बढ़ा तो क्या करना चाहिए, बुखार कितने डिग्री तक गया तो खतरा है, उसके नीचे लाने के लिए बिना दवाई के कैसे ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इसकी स्लाइड भी भेजी थी, इस पे बात भी हो गई थी, फिर भी लोग डर के बिना कुछ बताए पैरासीटामोल जैसी दवाई ले रहे थे। और हमने पाया कि जिन्होंने मेडिसिन लिया उनको ठीक होने में देर लगी। जो 3 दिन में ठीक होते थे वो 5-6 दिन उनको लगता था ये गोली लेने के वजह से। इसकी भी कहानी बड़ी अद्भुत है। 150 साल पहले बनाई गई ये दवाई है, और इसके जो भी इस पर रिसर्च हुए थे उस समय में, और ये सारे प्राणियों पर रिसर्च हुए थे, ह्यूमन पे तो हुआ नहीं था। फिर भी ये वो रिसर्च भी पॉजिटिव नहीं है, फिर भी ये दवाई 150 साल से बेची जा रही है और आम जनता इसको बड़ी आसानी से इसको खरीदते लेते हैं और समस्या पैदा कर देते हैं और नई समस्या पैदा कर देते हैं। तो ये जो भी माइंड सेट किया जा रहा है आपका, वो बिल्कुल गलत है। और एक फिल्म के स्क्रिप्टेड फिल्म की तरह ये सब चल रहा है। और हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये जो भी सच है, इस सच की गहराई तक हमें जाना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? एक तो मैंने कहा कि ये जो तीसरी लहर के नाम पे बच्चों के लाइफ के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने वाली है,
इसको हमें रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए हमें ये अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा कि जो पहले हुआ था वो भी गलत था, और जो अभी आ रहा है तीसरी लहर के नाम से वो भी गलत है। और ये तय कौन कर रहा है कि पहली लहर है या दूसरी लहर है या तीसरी लहर है, और ये एडवांस में कैसे इनको पता चल जा रहा है कि ये बच्चों पे असर करने वाला है। मतलब बच्चों के बारे में जो कुछ भी वैक्सीनेशन दवाई जो भी इन्होंने इनका बनाई है, ये अभी ये बच्चों पे थोपेंगे। और छोटे छोटी, अभी बारिश का मौसम है तो छोटी मोटी बीमारी तो बच्चों के होगी, तो ये आपके बच्चों के जीवन के साथ इन्हें खेलने मत देना। मेरी प्रार्थना है कि आप अवेयर हो जाओ। अगर आप साधारण सर्दी खांसी बुखार अगर हो तो आप घर में, बच्चा आपका ठीक हो जा सकता है, उसको किसी डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गए तो आप पहले ये जान ले कि इसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, अगर आप डॉक्टर है, आप वकील है, आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई रिसर्चर है, तो इस पे थोड़ा अभ्यास कीजिए कि ये प्रोटोकॉल कितना गलत है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस प्रोटोकॉल का निषेध करता हूँ। और अपने बच्चों को अगर चाहते हो कि वो स्वस्थ रहे, जीवित रहे और हेल्दी रहे, तो आप कोई भी गलत ट्रीटमेंट लेने से बचे और खुद जागे, दूसरों को भी जगाए, दूसरे में भी ये अवेयरनेस पैदा कीजिए। ये जो भी चल रहा है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर होती ही नहीं है। ये तो वायरस के रंग रूप बदलते रहते हैं, और ये पहले तय करके कोई भी वायरस अपना रूप बदलता नहीं कि अभी मैं ये रंग लूँगा, ये मैं ये रूप लूँगा, अभी मैं जवानों पे अटैक करूँगा, अभी मैं बच्चों पे अटैक करूँगा। ऐसे पहले बताकर बोलकर तो कोई वायरस ये आता नहीं है। कौन है भविष्यवेत्ता जो ये पहले से तय कर रहे हैं कि अभी आने वाला है तो उसकी तैयारी कैसे करें। ये तैयार पहले ही हो चुके हैं, इनकी तैयारी पहले ही हो चुके हैं। इनको अपने बच्चों के जीवन के साथ खेलने मत दो। अगर आज भी हम खामोश रहे, चुप रहे, तो एक बहुत बड़ी आपदा विपदा इस देश पे, इस देश के बच्चों पे के जीवन पे आ सकती है। तो इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ कि आप जाग जाइए और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अभी तक हम चुप रहे, मगर बात अभी बच्चों पे आ गई है। तो बच्चे आने वाले जीवन के, भविष्य के नींव है, और हर व्यक्ति कोई भी हो, वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का, किसी गांव का हो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्यार करते हैं। और कोई नहीं चाहेगा कि बच्चों को यूं ही नासमझी से किसी गलत षड्यंत्र का शिकार में फंस जाए और उन बच्चों का नुकसान करने दे। हर माँ बाप, कोई नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे के साथ कुछ गलत हो। और आप चाहते कि अपने बच्चों के साथ गलत ना हो, तो आपको इस षड्यंत्र को समझना होगा और इस डर को, इस खौफ को उखाड़ के फेंकना होगा। और आज चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक, उनका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता में, आप सब जानते भी हो। लोकमान्य तिलक की एक बात सब जानते हैं कि स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और मैं पाके रहूँगा। मगर क्या भारत स्वतंत्र है? आप स्वतंत्र हो?
आपको मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, दूसरे तय कर रहे हैं। आप कितने बजे घर से निकले, कितने बजे नहीं निकले, दूसरे तय कर रहे हैं। आप घर से निकले नहीं निकले, दूसरे लोग तय कर रहे हैं। आप दुकान खोले नहीं खोले, ये दूसरे लोग तय कर रहे हैं। और किस बेस पे तय कर रहे हैं? ये धीरे धीरे आपको गुलाम बनाने की एक साजिश चल रही है और कुछ भी नहीं। तो जाग जाओ। ये कोई बीमारी, भयंकर बीमारी नहीं, ये कोई महामारी नहीं है। ये आम सर्दी जुकाम जैसी साधारण बीमारी है और ये तुम घर बैठे इसे बिना किसी दवाई के ठीक हो सकते हो। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे शरीर में जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो काफ़ी है, वो इससे बाहर आती है। मगर ये जो सिस्टम है शरीर का, जब वायरस कोई भी अंदर जाता है तो उससे फाइट करने का जो प्रोसेस है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, खांसी आएगी, सर्दी होगी, ये आम बात है। और ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपकी एंटीवायरस सिस्टम जो है, आपका जो रोग प्रतिकार शक्ति है, वो ठीक से काम कर रही है। बस आप उसको सहयोग दें। कुछ साधारण बातें हैं, उसको जानिए, समझिए और अपने बच्चों को इन गलत षड्यंत्रों और गलत दवाई को से बचाओ। और ये अवेयरनेस आप और लोगों तक पहुंचाओ। देखो, सच आखिर सच है। आप कितना भी प्रचार झूठ करता रहे अपना, 1000 बार झूठ बोलने से, एक ही झूठ बार बार बोलने से आपको भी लगने लगता है कि शायद ये सच होगा। मगर झूठ तो झूठ है, चाहे एक बार बोलो या चाहे लाख बार बोलो। और सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तो मैं ये जो भी तीसरी लहर के नाम से चल रहा षड्यंत्र है, इसके खिलाफ हूँ। और इसका जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है बच्चों के दवाई के सिलसिले में, मैं इसका भी निषेध करता हूँ। और आप सभी लोग से बहुत ही नम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या गलत है, क्या सही है। इसकी खोज करनी चाहिए और आपको सवाल पूछने चाहिए सरकार को। और ये जो भी अथॉरिटीज़ ये बता रही है कि तीसरी लहर आने वाले, इनको किसने बताया और किस बात पे इसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। वो बता रहे हैं, आप मान रहे हो और मानकर चल रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका सत्य क्या है, इसका तथ्य क्या है, खोजो, इसके गहराई में जाओ। और कुछ नई बातें आपको भी पता चली तो मुझे भी बता दो, ताकि मैं भी अपडेट अपने आप को कर सकूं। फिर से एक बार आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर के षड्यंत्र को समझे, अपने बच्चों को इस षड्यंत्र से बचाइए, गलत दवाइयों से बचाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। इतने प्यार से, प्रेम से सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाओगे, आप खुद समझोगे, जानोगे और लोगों को भी समझाने की कोशिश करोगे। धन्यवाद। जय शंकर।